तो हाल ही में आया है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसमें बस आंकड़े हों। नहीं, ये असल में भविष्य के लिए भारत का एक नया गेम प्लान है। एक ऐसी दुनिया के लिए जो बहुत तेजी से बदल रही है और जहां कह सकते हैं कि खेल के नियम ही बदल गए हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि भारत की इस नई सोच में आखिर ऐसा क्या खास है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है। देखिए, एक तरफ तो भारत की इकोनॉमी अपने घर में यानी डोमेस्टिक लेवल पर रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम बाहर दुनिया को देखते हैं तो वहाँ काफी उथल-पुथल मची हुई है, टेंशन बढ़ रही है। तो ये जो एक विरोधाभास है ना, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये विरोधाभास आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है भारत की शानदार कामयाबी और दूसरी तरफ है दुनिया का, कह सकते हैं कि मुश्किल होता माहौल। तो चलिए सबसे पहले भारत की सक्सेस स्टोरी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये आंकड़ा देखिए, 7.5%। ये FY26 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारत लगातार चौथे साल, जी हाँ, चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। और सुनिए, कहानी सिर्फ ग्रोथ पर खत्म नहीं होती। नौकरियों का क्या? तो दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% पर आ गई है, जो कि कई सालों का सबसे निचला स्तर है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा लेबर मार्केट कितना मजबूत है और नौकरियां बन रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। जब हम भारत की तुलना बाकी दुनिया से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां भारत 7.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं दुनिया की बड़ी बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज और यहां तक कि ग्लोबल एवरेज भी काफी पीछे हैं। सच कहूं तो ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और इकोनॉमिक सर्वे इसी बात को, इसी विरोधाभास को बहुत अच्छे से एक लाइन में समझाता है। वो कहता है कि भारत दशकों में अपना सबसे बेहतरीन मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया से टकरा रहा है जहां अब इस तरह की कामयाबी का उतना इनाम नहीं मिलता। मतलब हम तो अच्छा खेल रहे हैं, पर खेल का मैदान ही बदल गया है। तो ये नई दुनिया, ये नई चुनौती आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन के जो पुराने नियम थे ना, वो अब खत्म हो चुके हैं। एक बिल्कुल नए तरह का खेल शुरू हो गया है। और इस नए खेल को कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, या हिंदी में कहें तो आर्थिक कूटनीति। इसका मतलब बहुत सीधा है। अब देश ट्रेड, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने और दुनिया में अपने जियोपॉलिटिकल टारगेट्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इस नए खेल में हथियार कौन से हैं? अच्छा, इसमें आते हैं स्ट्रैटेजिक टैरिफ्स, जरूरी टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना, सप्लाई चेन्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी कंपनियों को सब्सिडी देना और हाँ, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाना। ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर है, जहां नियम हर रोज बदल रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा है एक नया दौर, जिसे सर्वे कहता है मैनेज्ड डिसऑर्डर। मतलब अब ट्रेड इस बात पर तय नहीं होता कि कौन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सामान बना रहा है। नहीं, अब ट्रेड इस बात पर होता है कि कौन सा देश आपका दोस्त है, कौन पॉलिटिकली आपके साथ खड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस नई मुश्किल दुनिया में भारत अपनी जगह कैसे बनाएगा? अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे में इसका जवाब भी है। चलिए अब भारत के इस नए स्ट्रेटेजिक प्लेबुक को समझते हैं। भारत का लक्ष्य है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी हासिल करना। ये थोड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब सिंपल है। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में इतना जरूरी बनाना कि कोई भी देश उसे नजरअंदाज ना कर सके, उसे रिप्लेस ना कर सके। मतलब सिर्फ बाजार में एक प्लेयर नहीं बनना, बल्कि दुनिया में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का एक सोर्स बनना। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सर्वे ने एक 3 स्टेप का रास्ता बताया है, जिसे डिसिप्लिन्ड स्वदेशी स्ट्रैटेजी कहा गया है। स्टेप 1, AI और सेमीकंडक्टर्स जैसे फ्यूचर सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटीज बनाना। स्टेप 2, लागत को कम करके खुद को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना। और स्टेप 3, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत करना कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक अहम हिस्सा बन जाएं। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज की बातें, लेकिन इसका आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी नौकरियों पर और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब जरा इसे समझते हैं। देखिए, आम लोगों के लिए इसका मतलब है बेहतर मौके।
फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन यानी कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 41.7% हो गई है। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में ही 10 लाख से ज्यादा नई नौकरियां आई हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नए लेबर कोड्स में पहचान और सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। सोचिए, करीब 31 करोड़ असंगठित वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर किया गया है। भारत का वर्कफोर्स वाकई बहुत तेजी से बदल रहा है। आज करीब 1.2 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का एक नया और बहुत ही जरूरी चेहरा है। जो लोग कॉर्पोरेट और टेक सेक्टर में हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ बदल रहा है। एआई अब कोई फैंसी टूल नहीं रह गया है, ये अब ग्रोथ का मेन इंजन है, जिसके लिए बिल्कुल नई स्किल्स की जरूरत है। भारत आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज का हब बन चुका है, और जो 4 नए लेबर कोड्स हैं, उनका मकसद भी वर्कफोर्स को और फॉर्मल बनाना है। अच्छा, अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स में हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमी का इंजन चल कैसे रहा है। तो देखिए, डिमांड साइड पर 2 बड़े ड्राइवर हैं। पहला है प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो खर्च करते हैं, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, तो सर्विस सेक्टर 9.1% की शानदार ग्रोथ के साथ सबसे आगे है। तो कुल मिलाकर देखें तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत की आर्थिक सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। हम पहले की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली डिफेंसिव सोच से आगे बढ़कर अब स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी वाली एक प्रोएक्टिव ग्लोबल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अब फोकस सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर है। और ये बदलाव अब दुनिया के मंच पर भी साफ साफ दिख रहा है। भारत अब कुछ गिने चुने देशों पर ही निर्भर नहीं है। हम यूएई, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका जैसे नए बाजारों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। ट्रेड पार्टनरशिप की डाइवर्सिटी के मामले में हम ग्लोबल साउथ में तीसरे नंबर पर हैं। तो भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और स्थिर पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। और आखिर में ये सर्वे हमें एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ छोड़ जाता है। वो कहता है, भारत को एक मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना होगा। इसका मतलब समझिए, विजन तो मैराथन का है, यानी लंबी दूरी का, लेकिन दौड़ना स्प्रिंट की तरह है, यानी पूरी तेजी से। तो क्या भारत इस दोहरी चुनौती को पूरा कर पाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।